हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 18 का प्रश्नाभ्यास करेंगे। इसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। यह एक साक्षात्कार है। पहला प्रश्न है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, धनराज पिल्ले का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले व्यक्ति हैं। वे देखने में बहुत सुंदर नहीं हैं। हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने पर भी उन्हें जरा अभिमान नहीं है। आम लोगों की भांति वे लोकल ट्रेनों में सफर करने से भी कतराते नहीं हैं। विशेष लोगों से मिलकर बहुत उन्हें खुशी होती है। उन्हें माँ से बहुत लगाव है। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे हैं। उन्हें हॉकी खेल से बहुत लगाव है। लोग भले ही उनको तुनक मिजाज समझे, लेकिन वे बहुत सरल हृदय के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कि धनराज पिल्ले का बचपन काफी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। उन्होंने गरीबी को काफी करीब से देखा है। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक खरीदने का भी पैसा नहीं था। शुरुआत में मित्रों से उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की पुराने स्टिक से इन्होंने काम चलाया, लेकिन आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई। मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद इन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला। उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई। अंततः 1989 में उन्हें ऑल विन एशिया कप कैंप के लिए चुना गया। उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगला प्रश्न है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है कि धनराज पिल्ले का यह कहना कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है, इसका तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को इन्होंने जीवन में अपनाया है। साक्षात्कार से आगे का प्रश्न है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। इसका उत्तर है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि जैसे जादूगर अपने दांव पेचों से हमारी ही आंखों के सामने न जाने क्या क्या करतब दिखाता है और हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, वैसे ही ध्यानचंद भी हॉकी खेलने में माहिर हैं। कोई भी ऐसा दांव पेच नहीं जो उन्हें न आता हो। कोई भी हॉकी में उन्हें मात नहीं दे सकता था। अगला प्रश्न, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? इसका उत्तर है कि हॉकी का खेल पुराने जमाने से भारत में खेला जाता रहा है। आज भी इस खेल के प्रति रुचि देश एवं विदेशों में बना हुआ है। इस खेल को खेलने में अधिक पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। पुराने जमाने के लोग पेड़ों की टहनियों से इस खेल को खेला करते थे। यह खेल वर्षों से लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। यह सीमित संसाधन में खेला जाने वाला खेल है, इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला प्रश्न, आप समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें। उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें। तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न है, यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। तो हम धनराज पिल्ले की इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। उनका यह कथन बिल्कुल सच है, क्योंकि धनराज को स्वयं जितनी शोहरत मिली उतना पैसा नहीं मिला। वे काफी समय तक आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफर करते रहे। हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं कि प्रसिद्ध व्यक्तियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है, जैसे प्रेमचंद,
मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का उदाहरण ले सकते हैं। इन जैसे महान व्यक्तियों का जीवन आर्थिक तंगी के बीच व्यतीत हुआ है। अगला प्रश्न है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? इसका उत्तर है कि अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना कठिन होता है, क्योंकि हमें दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। माफ़ी मांगने का अर्थ है किसी के सामने झुकना या अपने को छोटा बनाना। लेकिन ये सोच गलत है। माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें अपनी गलती पे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं और अपनी अकड़ में ही रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। अगला प्रश्न, माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो माफ़ी मांगना ज़्यादा आसान है, जबकि माफ़ करना उससे ज़्यादा कठिन है। कभी कभी माफ़ करना ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि जब कोई अपराध बड़ा होता है तो उस परिस्थिति में माफ़ कर पाना माफ़ी मांगने से ज़्यादा कठिन हो जाता है। कभी कभी माफ़ करने वाला कई बार बिना माफ़ी मांगे ही माफ़ कर देता है। भाषा की बात। प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द है प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित, संभव, संभावित, संभवतः, उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। तो इन शब्दों से वाक्य बनाना है। प्रेरणा शब्द से वाक्य बनाएंगे, हमें गांधी जी के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक, गांधी जी जन जन के प्रेरक रहे हैं। प्रेरित, गुरु जी ने हमें शिक्षा के लिए प्रेरित किया है। अगला है संभव, आज मेरा दिल्ली आना संभव हो पाया। संभावित, अपनी संभावित परीक्षा के लिए मुझे तैयारी करनी होगी। संभवतः, संभवतः माताजी आज दिल्ली आए। उत्साह, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह देखते बनता है। उत्साहित, मैं इस कार्य के लिए बहुत उत्साहित हूँ। उत्साहवर्धक, खेल के मैदान में मंत्री जी का संदेश खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक था। तो इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुनुक मिजाज शब्द तुनुक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। तो इस प्रकार के शब्द निम्न हैं। पहला है धरती, धरा, आग, अग्नि, चांद, चंद्र, चंदा, समुद्र, समंदर, सागर, मातृ, माता, माँ, सूर्य, सूरज। तो ये कुछ निम्न शब्द थे। अगला प्रश्न, हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द हैं गोल, बैंकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। तो जिस खेल में आपकी रुचि है उस खेल से संबंधित शब्दों को आप लिख सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट, इससे संबंधित शब्द है अंपायर, रन, क्षेत्र रक्षण, चौका, छक्का इत्यादि। तो इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।